साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो हम यहाँ पे श्रृंखला शुरू कर रहे हैं सब्जेक्टिव मैथ्स की। मैथ्स तो खैर वही है और बहुत सारे जो आपने प्रश्न पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगभग जो थोड़ा सा अच्छे थे वही कंटेंट हो जाएंगे, प्लस जो भी और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जिनकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है वो सब भी यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए ये श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हूं अमरेंद्र शुक्ला और अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिए आज हमने टॉपिक जो लिया है इसमें वो लिया है रिलेशन एंड फंक्शन, और निश्चित रूप से आप सब ने तैयारी की है और अगर मेंस की तरफ आप देख रहे हैं तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आपको लगेंगे कि बिल्कुल आपका रिवीजन है, कुछ थोड़ा सा इसमें आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करने के बाद न्यूमेरिकल निकलेंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशन फंक्शन का बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कभी ऐसे ही पूछ लिया जाए कि हमारे पास दो सेट है, इन दो सेट के बीच में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, इसमें वन वन फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए जो पहला टर्म यहाँ पे आपको देखना है वो ये देखना है कि इसमें आपके डोमेन और कोडोमेन सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम इसे ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा डोमेन सेट है जिसके एलिमेंट को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एलिमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। यही पैटर्न होता है रिलेशन फंक्शन में। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में m पहले आता है तो m की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसलिए हम लोग डोमेन के एलिमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, ये 5 हैं, तो n की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, सबके अपने अपने फार्मूले हैं। देखिए पहले पार्ट में नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फार्मूला आप जानते होंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे ये तो नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए फार्मूला होता है n टू द पावर m। ये लगभग सबको पता होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 5 का पावर 3 और ये हो जाएगा 125। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के का भी अपना फार्मूला होता है। ठीक है, और जब आप सब्जेक्टिव में लिखिएगा तो पूरी बात लिखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के जो फार्मूले हैं, देखिए फार्मूले में दो बातें हैं। ये n pm होगा अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगी। ठीक है, और ये 0 होगा इफ़ n इज़ लेस देन m होगा, क्योंकि अगर कोडोमेन में एलिमेंट कम है तो फिर ये वन वन फंक्शन बन ही नहीं सकता है। 0 यही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहले वाला जो npm है वही यूज़ करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा, ये तो हमने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आप लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। ठीक है, तो ये होगा 5p3, तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। देखो फैक्टोरियल 5 होता है तुम्हारा 120 और 2 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। तो ये कंटेंट हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक और अभी पार्ट है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना है। अगर इसमें जो मतलब ऑन टू फंक्शंस के जो पैरामीटर्स हैं
तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें ऑन टू फंक्शंस बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए साथियों, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो सेकंड वाला सेट है उसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच ही नहीं रहा है, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब इमेज हैं। और हम यह भी जानते हैं कि फंक्शन बनने के लिए ज़रूरी यह है कि पहले वाले सेट मतलब डोमेन सेट में कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो जो सी पार्ट की बात आएगी तो आपको ये सोचना पड़ेगा भाई ये ऑन टू फंक्शन बनने की शर्त क्या है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन बनने की शर्त ये है कि जो सेकंड वाला सेट है उसमें एलिमेंट या तो फर्स्ट वाले से कम हो या दोनों में बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए हमने जिसको m लिया है और जिसको n लिया है, तो हम लिखेंगे देखो भाई n की वैल्यू तो ग्रेटर देन m है। ठीक है, मतलब अगर आप इन एलिमेंट्स को सबको या तो किसी एक से इंगेज करो या एक एक से इंगेज करो, तब भी किसी भी हालत में कोडोमेन में एलिमेंट बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हुआ ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले, इस कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा। इसके अलावा भी इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का, लेकिन चूंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें ऑन टू बनेगा ही नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 0। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए जो अगला हमने न्यूमेरिकल लिखा है इसमें हमने डोमेन की बात की है। दो अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, जिसमें ए पार्ट हमारा है f(x) इज इक्वल टू रूट का 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई log x माइनस 2। इसका हमें डोमेन चाहिए। तो डोमेन की डिफिनेशन आप सब लोग अच्छी तरह समझते होंगे कि डोमेन में x की वैल्यूज़ का सेट होता है जिनके लिए ये फंक्शन हमारा पूरा रियल हो। कई बार हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसका डोमेन निकालने जाओगे दो सिचुएशन है। पहली बात यह है कि रूट 3 माइनस एक्स, मतलब रूट के अंदर 3 माइनस एक्स है, तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि 3 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं कि फॉर f(x) बी रियल, f(x) को रियल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यह 0 या उससे ज़्यादा होगा, रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। और दूसरी सिचुएशन ये है कि या तो देखिए, एक तो ये है कि log x माइनस 2 0 नहीं हो सकता, 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और साथ में इसके लिए भी एक कंडीशन है, ये तो नॉन ज़ीरो होगा ही होगा, और साथ में जो log के साथ टर्म है यह क्या होना चाहिए, यह पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि log के साथ नेगेटिव तो डिफाइन होगा नहीं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले से देखते हैं क्या मिला। 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स मिला, या ये कह सकते हैं कि x लेस देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। और जो दूसरा पार्ट था, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम यहीं पे इसको लिख सकते थे कि x माइनस 2 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेकेंड पार्ट में पहले तो यही कंक्लूड कर लो कि ये जो कह रहा है ये 0, कोई भी log 0 कब होता है, जब वो log के साथ 1 आ जाता है। तो इसका मतलब x माइनस 2 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, या x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। और अब जो दूसरी बात थी, ठीक है, ये तो हो गया, और इसके साथ भी एक टर्म जुड़ा हुआ है कि log के साथ जो भी टर्म होगा वो पॉजिटिव ही होगा, यानी x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकला कि x तो 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और ये कह रहा है कि x लेस देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए और ये कह रहा है x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 2 होगा बट लेस देन 3 होगा, इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि पहले ही 3 के लिए मना कर दिया गया क्योंकि उससे कंट्रडिक्शन आ रहा है। तो डोमेन क्या होगा, ओपन इंटरवल 2, 3। ठीक है, तो इस तरह से इस डोमेन का हमने आंसर, मतलब इस वाले क्वेश्चन में जिसमें डोमेन फाइंड करना था, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल एक और है, इसमें देखिए बी पार्ट है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम हमने निकाला है। इसमें है 1/log9 - x का होल स्क्वायर प्लस √x² - 1। तो आप इतना समझ लीजिए कि जब भी फंक्शन दो पार्ट में होता है तो हम दोनों के डोमेन निकालेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे। जो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट आएगा वही उस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। तो अभी जो हमारे सामने स्थिति है इसमें 1/9 - x का होल स्क्वायर है। तो देखिए एक तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि लॉग के अंदर, लॉग के साथ जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो है 9 - x का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा बट ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि 9 - x का होल स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 - x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 नहीं होनी चाहिए। आप देख भी सकते हैं 8 रख दोगे, 9 - 8 1 हो जाएगा। तो हम चूँकि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं इसलिए हम इसको साथ साथ हर चीज़ को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने बोला था ये इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 8 हो गया। और जो दूसरा टर्म है वो रूट में है x² - 1, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है बट लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे फॉर f(x) बी रियल। ठीक है, ये ऊपर आप लिखेंगे, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की बात हो रही है तो यहाँ पर बी पार्ट में भी जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ पे लिखेंगे। बाकी मैथमेटिक्स में चीज़ें सिस्टमेटिक हैं और वो कंटेंट सही है, मतलब उतना ज़्यादा सेंटेंस पर तो जोर नहीं होता लेकिन उतना सेंटेंस होना चाहिए इससे बातों का अर्थ निकले। अब यहाँ पर देखिए x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यहाँ पर आप देखिए चाहे आप फैक्टराइज करके सॉल्व करें या इनइक्वलिटी की मेथड लगाएं, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं अगर x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1² है, आप इसको 1² मेंशन कर सकते हो अगली लाइन में। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं, इसमें या तो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो इसमें तो सिर्फ यही मना किया गया कि 8 नहीं हो सकता और तो इसकी कोई शर्त है नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर होल स्क्वायर था 9 - x के साथ तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 0 एक बार हो सकता है जब वो खुद 9 - x 1 हो जाए ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पर बाकी 9 हाँ एक बात और भी है, देखिए एक चीज़ और भी यहाँ पे मेंशन करना है कि एक तो मैंने कहा भाई 1 होने से ये log 1 0 होता है, लेकिन खुद वहाँ पे log के साथ 0 नहीं हो सकता। तो एक बात और भी यहाँ पे क्लियर है कि x की वैल्यू यहाँ पर 9 भी नहीं हो सकती। तो ये जो टर्म है इन सब का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, अब आप यहाँ कुछ भी रखिए, -1 से छोटी कोई वैल्यू हो तो इसका जो डोमेन फाइनल निकल के आ रहा है वो ये कह रहा है कि ठीक है आप -∞ से -1 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, और 1 से फिर आप 1 से 1 को इंक्लूड कर, हाँ यहाँ पे -1 भी इंक्लूड हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लोज इंटरवल हो गया, इंटरवल का यहाँ पे महत्व होगा। फिर 1 से इन्फिनिट हो गया, लेकिन दो एलिमेंट 8 और 9 सेट बना के माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन जो होगा हमारा इस तरह से फाइंड किया जा सकता है।
देखिए, एक जो सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाती है 1 1 on 2 से जुड़ी हुई, ठीक है। इसके ऊपर कोई न कोई न्यूमेरिकल मिलना ज़रूर है। इसके बारे में ये कंफर्म कहा जा सकता है कि आप चाहे इंटीग्रेटेड मेंस देंगे या जीआईसी लेक्चरर मेंस देंगे या अभी जीआईसी लेक्चरर का प्री बाकी है, तो इन सब एग्ज़ाम में 1 1 on 2 के मिनिमम एक सवाल तो मिलना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी एक फंक्शन, तो 1 1 दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम टू द पॉइंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जगह पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आप कैसे दिखाएंगे। आपके पास कई सारे तरीके हैं। इसमें एक तरीका ये होता है कि हम fx1 = fx2 लेंगे, ठीक है। जो हमारा, अब जैसे पहली बात हमें ये हमेशा ध्यान रखना कि भाई हम ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सिंस fx = 12x x is 4x² + 12x + 15, ठीक है। और उसमें भी हमारा डोमेन जो है ना, मतलब x एंड fx दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट देखेंगे कि भाई हम 1 1 कैसे दिखा सकते हैं। हमारे पास एक तो तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का, कि हम इसको दिखा दें कि ये मोनोटोनिक होगा, यहाँ पर लग सकता है, तो या फिर हम fx1 = fx2 ले लें। दोनों तरीक़ों से हम इस चीज़ को क्लियरिफाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ऐसा लेट किया कि लेट fx1 = fx2, ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि 4x1² + 12x1 + 15 = 4x2² + 12x2 और ये भी +15 हुआ, ठीक है। तो 15 15 तो कैंसिल हो गया। अब अगर इन टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं तो 4 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x1² - x2² और 12x1 - x2 = 0 हो गया, ठीक है। आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी सटीक होनी चाहिए, चूँकि मैं टैब पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ हो सकता है, बट आप समझ रहे हैं कि इसमें जो है आपको सिस्टमेटिक लिखना है। अब देखिए, इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके दो फैक्टर x1 - x2 और x1 + x2 + 12x1 - x2 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो हमने फैक्टर x1 - x2 कॉमन ले ही लिया, 4 भी साथ में कॉमन ले लो बाहर, देखो जो दूसरा फैक्टर बचेगा या दूसरा ब्रैकेट जो बचेगा, ये 4 अगर हम यहाँ पर अंदर भेज देंगे तो 4x1 + 4x2, नहीं सॉरी 4 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर 3 बचा रह गया, वो 3 अंदर जाएगा। 4 सेकेंड पार्ट में 3 बचेगा ना, तो ये x1 + x2 हमारा ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 3 रहेगा यहाँ पे, 4 कॉमन लिया +3 रहेगा यहाँ पे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, देखिए एक 4 तो कांस्टेंट है, तो x1 - x2 = 0 होगा और x1 + x2 + 3 = 0 होगा, ठीक है। x1 + x2 + 3 = 0 होगा, ठीक है। तो देखिए दो विकल्प आए, एक तो x1 की वैल्यू x2 आ गई, लेकिन जो दूसरा आया x1 की वैल्यू -x2 + 3। देखिए यहाँ पर अगर दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल होती
मतलब दोनों ये पॉसिबिलिटी हो जाती कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, तब तो ये 1 1 नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि x1 x2 सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो लिखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि कोई भी x1 इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन निकला कि x1 की वैल्यू केवल x2 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 है। तो इस तरह से हम इसको 1 1 दिखा सकते हैं। और दूसरी बात कि ऑन टू का जो प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा सा वर्क अमूमन करना ही पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं कि ऑन टू कैसे शो होगा। देखिए, जो जनरल प्रोसेस है उसमें हम उस पूरे फंक्शन को y लेट कर लेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या था, 4x² और यहाँ पे था हमारे पास 12x + 15, ठीक है। तो 4x² + 12x + 15। अब देखिए यहाँ पर हम इसे फंक्शन ऑफ y बनाएंगे, x को फंक्शन ऑफ y बनाएंगे या x को y के टर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए y को भी उसी तरफ ले लीजिए। तो 4x² + 12x + 15 - y = हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू माइनस भी मतलब -12 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ। अब मैं सीधे इसमें देखिए रूट के अंदर का टर्म ही लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस वहाँ कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि b² - 4ac किया जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, -4 4 जा 16 क्योंकि ये भी 4 है, और c की वैल्यू 15 - y, तो ये हो जाएगा 144 और माइनस, देखिए ये हो जाएगा 15 और 16 का गुणा 240 हो जाएगा और प्लस 16y, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 16y और माइनस में कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा ना, हाँ। तो ये 16 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में y - 1। ये तो हमारी वैल्यू हो गई। अब उसमें 16 में भी आप 4 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 हमने ले लिया यहाँ बाहर, ब्रैकेट में y - 1 डिवाइडेड बाई 2a -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac / 2a। तो 4 दूना 8 नीचे हो गया। तो इसको 4 से अगर कैंसिल कर भी दें तो ये क्या होगा, मतलब तो ये हो जाएगा या 12/8 है, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरह से भी कोई समस्या नहीं है। देखिए मुख्य बात ये है कि जब हम इसकी रेंज निकालेंगे कैसे ऑन टू देखेंगे। देखिए ऑन टू का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोडोमेन है वही रेंज है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर रेंज निकालेंगे तो यहाँ पर और कोई समस्या तो है नहीं, सिर्फ एक ही समस्या यहाँ है कि जो रूट के अंदर का टर्म है यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी तो प्रॉब्लम तो कुछ इसमें लग नहीं रही, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है ना वो कहाँ से स्टार्ट, या आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर आप y की वैल्यूज़ रखो जो कि नेचुरल नंबर है तो x भी नेचुरल आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता, 1 पर तो आ ही गया। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 है ना। ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जो रेंज आ रहा है ना सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में यहाँ पर बहुत सारे 1 से बड़े रियल नंबर आ सकते हैं, और हमारे पास है सिर्फ नेचुरल कोडोमेन में, ठीक है। तो मतलब जो हमारी रेंज है ना वो इसके एलिमेंट्स जो इस वक्त हैं वो हमारे ऐसे आ रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते, जैसे अभी मान लीजिए हम यहाँ पर सीधे सीधे ही हम इस बात को चेक कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो सेट है
उसमें से तुम एक भी y की वैल्यू यहाँ पर लिख दो जिसके लिए x अपने रिस्पेक्टिव सेट का नहीं है, तो समझ लो ऑन टू नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन के फाइनल कंक्लूजन में यह बताने के लिए कि ऑन टू नहीं है, एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त होगा। जैसे अगर हमने लिया कि इफ x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया यहाँ पर 1 ही ले लिया, सॉरी y की वैल्यू लेनी है, y इज इक्वल टू 1 ले लिया जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक, तो इससे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, आप देखिए तो 0 हो गया, -12/8 -3/2 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन में हम यहाँ लिखेंगे नॉट ऑन टू। तो इसलिए जो फंक्शन हमारा था 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था। तो अब इसमें हमने यही किया है कि इसको एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे सब्जेक्टिव पेपर्स में लिखा जाता वैसे ही लिखा है कि टर्म कोई मिस नहीं होना चाहिए। मैथ्स में क्या है, ठीक है, आप थोड़ा बेहतर साफ़ सुथरा अच्छा लिखेंगे ज़रूर उसका रिस्पांस मिलेगा, लेकिन मेन उसमें भी कंटेंट देखा जाता है कि आपने चीज़ें सही लिखी हैं, है ना, आपका मेथड ठीक है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद के टर्म क्वेश्चंस को मैं अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।